नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। संजीव कुमार झारखंड के नए पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स बने हैं। वे पहले धनबाद के डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं। संजीव कुमार की नियुक्ति से झारखंड के वन विभाग में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। वे अपनी पूर्व भूमिकाओं में अपनी दक्षता और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज धनबाद आ रहे हैं। वे यहां क्रिटिकल मिनरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे कोयला और खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर धनबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस दौरान बारिश और तापमान में गिरावट की आशंका जताई गई है। विशेष रूप से रांची और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रारंभिक चरण में 493 उम्मीदवार सफल हुए हैं। परीक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण 50 की जगह केवल 43 उम्मीदवार ही सफल हो पाए। यह परीक्षा झारखंड राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट विद्यालय में नामांकन के लिए आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा में पेसा कानून से जुड़ी आपत्तियों को दूर कर लिया गया है। उम्मीद है कि आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस फैसले से राज्य में पेसा कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। झारखंड में पेरेंटल मैपिंग अनिवार्य कर दी गई है। सीईओ के रवि कुमार ने एसआईआर में गलतियों से बचने और मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना और चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाना है। सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्परता से कार्य करने के लिए कहा गया है, ताकि आगामी चुनावों में कोई बाधा न आए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 23 पदों के विरुद्ध 11 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 14 सितंबर को हुई परीक्षा में नियमित रिक्ति के 14 और बैकलॉग नियुक्ति के 9 पद थे। कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम प्रमाण पत्रों की कमी के कारण लंबित है। सफल अभ्यर्थी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त होंगे। रांची में आदिवासी बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की फ्री कोचिंग शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। पहले बैच में 300 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है और जल्द ही 300 और विद्यार्थियों का नामांकन होगा। आप सभी को बता दें, सहारा इंडिया में जितने पैसे निवेश किए थे उन सभी को शुद्ध ब्याज समय दूसरे किस्त में पैसा सभी को 50,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। उन निवेशकों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने सारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किए थे, लेकिन उन्हें वर्षों से रिफंड नहीं मिला था। अब सरकार ने एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की है, ताकि निवेशकों को उनका पैसा सीधे बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से भेजा जाए। आप सभी को बता दें कि दूसरी किस्त का पैसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में भेजने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिन ग्रामीण परिवारों ने पक्के मकान के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत आवेदन किया था, उनके लिए सरकार अब बड़ी राहत देने जा रही है। राजस्थान सरकार ने योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करने 100 करोड़ रुपए देने जा रही है की तैयारी पूरी कर ली है। योजना के तहत राज्य के 18,500 लाभार्थियों के खातों में कुल 100 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। भारत सरकार और कई राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को फ्री लैपटॉप या फिर 25,000 रुपए ताकि आर्थिक सहायता दी जा रही है, पढ़ाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी रख सके। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तत्वों के छात्र को अनुदानित शिक्षा से जोड़ना है। इससे छात्र न सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च में भी आसानी होगी। जो छात्र अच्छे अंक लाकर पास हुए हैं, उनके लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है। चीन ने कुछ दिनों पहले विदेशी यात्रियों के लिए निहाओ चाइना नाम से ऐप लॉन्च की थी। इंटरनेट पर इसकी तुलना भारत के UPI वन वर्ल्ड से हो रही है। दरअसल ये दोनों ही विदेशी यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए लॉन्च किए गए तरीके हैं।
लेकिन बावजूद इसके दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि निहाओ चाइना और यूपीआई वन वर्ल्ड का क्या काम है और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ईपीएफओ न्यू पेंशन प्लान 2025 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है। इस खबर ने करोड़ों पेंशन धारकों 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है। इस खबर ने करोड़ों पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। लोग इसे सरकार का एक बड़ा कदम मान रहे हैं, जिससे बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। देश में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण बड़ी समस्या में युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी न मिलना न सिर्फ आर्थिक परेशानी पैदा करता है, बल्कि मानसिक चुनाव भी बढ़ा देता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2026 को लागू किया है, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अस्थायी आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को 4,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अब नर्सिंग का अलग निदेशालय होगा। राज्य में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। निदेशालय के निदेशक और संयुक्त निदेशक जैसे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह निदेशालय नर्सिंग कॉलेजों के प्रबंधन, पाठ्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण में मदद करेगा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। कोयला भविष्य निधि संगठन सीएमपीएफओ ने कोयला मजदूरों के लिए खुशखबरी दी है। पीएफ पर ब्याज दर में वृद्धि की गई है, जिससे कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। यह फैसला मजदूरों के कल्याण और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनी सीएसीएमए के 125 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के आगमन और परिदर्शन मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, जिसमें ड्रोन, पैराग्लाइडिंग जैसी उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध है। यह निर्णय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में टाटा लीज नवीनीकरण और पेसा एक्ट लागू न होने के विरोध में झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार और आदिवासी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी हितों को कमजोर कर रही है और कॉरपोरेट के लिए सौदे कर रही है। उन्होंने पेसा कानून को लागू करने और टाटा लीज नवीनीकरण पर सम्मानजनक समझौते की मांग की, चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम में उत्पादित अंडे सुरक्षित और पौष्टिक हैं। पशुधन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यहां के पोल्ट्री फार्मों में वैज्ञानिक पद्धति से अंडा उत्पादन किया जा रहा है। नाइट्रोफ्यूरान नामक रासायनिक तत्व की मौजूदगी यहां के अंडों में नहीं पाई गई है। आधुनिक प्रबंधन प्रणाली और नियमित निगरानी से उत्पादित अंडे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं। विशेषज्ञ प्रतिदिन एक अंडा खाने की सलाह देते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। संसद में शांति विधेयक 2025 पास हो गया, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करना है। भारत परमाणु ऊर्जा के मामले में पीछे क्यों है? इसकी वजह यह है कि यह क्षेत्र दशकों तक सरकार के नियंत्रण में रहा। इस बिल से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और प्रदूषण कम होगा। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि छात्रों ने उन्हें रील स्टार कहा तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। टीना डाबी ने कहा कि छात्रों को हिरासत में नहीं लिया गया था, उन्हें केवल बातचीत के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था। सियासी गलियारों में भी यह मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण दृश्यता कम है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने की संभावना है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जा सकता है। बिहार में धूप खिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी धूप खिलने की संभावना है। पंजाब में मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वीजा के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू बढ़ाया है। इस महीने हजारों H-1B वीजा आवेदकों के इंटरव्यू टल गए हैं,
जिससे कई लोग भारत में फंस गए हैं। वीजा होल्डर्स के वर्क परमिट रिन्यू कराने के लिए भारत लौटने के बाद अपॉइंटमेंट स्थगित होने से उनके अमेरिका लौटने में देरी हो रही है, जिससे नौकरी का संकट भी खड़ा हो गया है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) और फ्रांसीसी कंपनी सैफरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने रक्षा समझौता किया है। इसके तहत 2 युद्धक प्रणालियों का विकास होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम मजबूत होगा। इन प्रणालियों में सिग्मा 30N नेविगेशन प्रणाली और CM-3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट शामिल हैं। यह समझौता नई दिल्ली में हुआ, जिससे भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 31 दिसंबर को भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग बंद रहेगी। भीड़ को देखते हुए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही ब्लॉक है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि नए साल पर दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए व्यापक योजना बनाई गई है। 1 जनवरी को दर्शनार्थियों को कार्तिकेय मंडपम से चलायमान दर्शन कराए जाएंगे। सामान्य दर्शनार्थियों को चारधाम मंदिर से प्रवेश दिया जाएगा। बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की निगरानी की जाएगी। अधिकारी जिलों में जाकर योजनाओं से संबंधित जानकारी जुटाएंगे। इस पहल का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार योजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर रखेगी और आवश्यक सुधार करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ उन्होंने 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान एयरपोर्ट और नेहरू पथ पर यातायात बाधित रहा और यात्रियों को परेशानी हुई। संजय सरावगी ने इसे बिहार भाजपा की ताकत का प्रदर्शन बताया। औरंगाबाद में आवास भत्ता के लिए शिक्षकों को दूरी प्रमाण पत्र देना होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO ने प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नगर परिषद और नगर पंचायत मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों की सूची जमा करने का निर्देश दिया गया है। दूरी प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही शिक्षकों को आवास भत्ता मिलेगा। बिहार के डिप्टी CM ने दाखिल खारिज के पेंडिंग मामलों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर दाखिल खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया है, ताकि लोगों को भूमि संबंधी समस्याओं से जल्द निजात मिल सके। सरकार भूमि संबंधी मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।